हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, आज से हम लोग सीजीएल का जो ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में पूछा गया है, वो हम क्वेश्चन लाए हैं। और पहले हम लोग कंप्लीट प्राचीन इतिहास क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिर उसके बाद मध्यकालीन से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर लास्ट में जा करके हम लोग तीसरा इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी जो क्वेश्चन है ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में एसएससी जो है वह पुराने क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह देखिए जो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश क्या है। तो सेल्ट एक क्या है, नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोरवे कल्चर जो है वह कहाँ पे है, वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में जो है वह राखीगढ़ी स्थित है। यह भी जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2022 में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाई हूँ एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। अगर इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम भूगोल यानी कि जियोग्राफी लाएंगे। ऐसे ही पॉलिटी का सब क्वेश्चन हम इसका प्लेलिस्ट एक अलग बनाएंगे और सीजीएल का आप लोग उसमें से जा करके क्रम वाइज देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस दौरान के समय मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार और हथियारों के मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो किसकी जगह, कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले कांसे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आया उसमें हम लोग लोहे का खोज कर लिए और वहाँ पे कांसे की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल होने लगा, लोहे का इस्तेमाल हो गया। और उस युग को कौन सा युग कहा गया, लौह युग कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो किस वेद में है, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यह पूछा जाए कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद ही है। और सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद में तो बुरी आत्माओं और बीमारियों के बारे में चर्चा किया गया है, जादू मंत्र और तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है। यजुर्वेद यानी कि य से यजुर और य से यज्ञ यानी कि यज्ञ की चर्चा किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। और स से सामवेद और स से संगीत यानी कि सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है। इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी। तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी, जन थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। तो वह कौन करता था, वैश्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम का जो प्राचीन नाम है वह है वितत्सा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रावी का अगर पूछा जाए कि पुराना नाम क्या है, तो परुषणी है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं। तो वह 2 नदियां कौन सी हैं, व्यास है और सतलज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद जो है वह 20 खंडों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था। तो परुषणी किसे कहा जाता था, रावी नदी को परुषणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सात विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, वह है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुल कितने वेदांग हैं। तो 6 वेदांग हैं। अगर उपनिषद पूछा जाए तो 108 उपनिषद है। अगर पूछ दिया जाए कि कितने वेद हैं तो 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन लोगों का क्रम भी पूछा जाता है तो क्रम इसका यही है। फर्स्ट में आ जाएगा ऋग्वेद, सेकंड में आ जाएगा यजुर्वेद, थर्ड में आ जाएगा सामवेद और फोर्थ में लास्ट में आ जाएगा अथर्ववेद। इन लोगों का चर्चा भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है, सामवेद में किसकी चर्चा की गई है, यजुर्वेद में किसी की चर्चा की गई है और अथर्ववेद में किस चीज़ की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं और 108 उपनिषद हैं। पुराणों की संख्या पूछ दिया जाए तो 18 पुराण हैं और वेदों की संख्या पूछ दिया जाए तो 4 वेद हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है देख लीजिए, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश किनारे नदी के किनारे विकसित हुई। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई? वैदिक सभ्यता नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु के नाम पर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद जो था वह गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी जो थी वह वैशाली थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद व अस्तित्व में आई थी। तो कितनी अस्तित्व में आई थी? 16 महाजनपदों का चर्चा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाजनपद अस्तित्व में थी? 16 महाजनपद थे और सभी की अलग अलग राजधानी भी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं जो कि 7वीं और 6वीं सदी में शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। तो वह कौन था? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो चंपा किसकी राजधानी है? अंग महाजनपद की राजधानी कौन है? चंपा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? वह थे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के नीचे डेट वाइज लिखा गया है कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन और टायर फर्स्ट में पूछा गया है कि टायर सेकंड में पूछा गया और शिफ्ट भी पूछा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के एग्ज़ाम में यह बहुत ही सहायता कर सकता है। एसएससी और रेलवे जो है वह क्वेश्चन जो है वो पिछले साल का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। तो अजातशत्रु जो थे वह हर्यक वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होगा। तो जीन का अर्थ हो जाएगा विजेता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो वह थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। या 3 पीटक कौन कौन से हो सकते हैं? सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। इन लोगों का नाम भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो अमात्य का मतलब हुआ मंत्री और अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो वह कौन सा शासक था? अशोक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कर का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा वंश था? नंदों का वंश था। तो नंदों के साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभी किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। किस ईस्वी में? तो 322 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस राजवंश का नाम कौन सा है? तो वह है शुंग वंश का स्थापना। तो पुष्यमित्र जो है वह शुंग वंश की स्थापना किया था। जो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ को सेनापति था, उसकी हत्या कर दी थी और नया राजवंश की स्थापना वह है शुंग वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? तो वह कौन हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध संगीति का एक ट्रिक भी हो सकता है, वह हो जाएगा अ का मतलब होता है अजातशत्रु, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। और का मतलब हो सकता है कालाशोक, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था। और थर्ड वाला का मतलब हो जाएगा अशोक, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। और लास्ट वाला का मतलब हो जाएगा कि कनिष्क, यानी कि कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यह एक ट्रिक हो सकता है याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त सेकेंड सम्राट से था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि डैश प्राचीन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? तो वह था ताम्रलिप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो वह कौन सा हल कर था? वह हो जाएगा हलीव कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिक के तौर पे हो सकता है हलीव में हल आ रहा है वर्ड और हल से रिलेटेड या कृषक कर भी है, तो यानी कि हलीव कर में हल आ रहा है और हल कर भी है। तो यहाँ पे ट्रिक के तौर पे हम लोग याद कर सकते हैं हलीव कर यानी कि हल कर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेन-सांग ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ह से हर्षवर्धन हो जाएगा और ह से ह्वेन-सांग हो जाएगा। यहाँ पे भी यह ट्रिक लगा सकते हैं कि ह बराबर ह, यानी कि ह से हर्षवर्धन और ह से क्या हो जाएगा? ह्वेन-सांग हो जाएगा। हम क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को ट्रिक भी बता सकते हैं। बीच बीच में जो भी ट्रिक मुझे याद आता रहेगा मैं आप लोगों को ट्रिक जरूर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेन-सांग। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन उल्टा पूछा गया है। यहाँ पे ह्वेन-सांग का नाम दे दिया गया है और राजा का नाम पूछा है और उसमें राजा का नाम दे दिया था और आने वाले का पूछा था। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है? तो हर्षचरित्र किसने लिखा है? वाण भट्ट के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो क्या हो जाएगा? राज्यवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु हो गई थी। भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। की मृत्यु के बाद क्या किया था? थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत आए थे? तो ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यह जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है और बहुत सारे सन बदल करके। यहाँ पे देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 में भी पढ़ाए हैं। यह जो क्वेश्चन पूछा गया 2023 में पूछा गया है और इधर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में भी पढ़ाए हैं। यह भी जो क्वेश्चन है वह 14/7/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इससे यह साबित होता है कि जो SSC का जो एग्जाम है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछता है, सन बदल करके पूछ देता है। जैसे यहाँ पे 2023 में पूछा है, कभी 2019 में पूछ देगा, फिर कभी 2025 में भी पूछ सकता है। तो आने वाले का चांस बहुत ही रहता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि चोल प्रशासन में टैस गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चोल प्रशासन में सभा गाँव में सदन होती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सभा और उर दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो वह कौन सा राजवंश है? चोल राजवंश में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे? तो वह किस राजा के दरबारी कवि थे? महेंद्र पाल के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? तो किस विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम था? तो किसका प्राचीन नाम था? असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पूछते कि पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था? तो वह था पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वे वापस नहीं आ सके। तो वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजपूत पुरुषों को शाका नामक एक अनुष्ठान करना होता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिहर वंश के महानतम शासक थे? तो वह कौन थे? प्रतिहर वंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो वह था महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो वह कहाँ स्थित है? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी के यूपी के वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन हो जाएगा? सांची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि महाबलीपुरम स्थित एक काश्मीर शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो प्रसिद्ध नाम क्या है? वह है रथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है 62 नंबर का क्वेश्चन SSC CGL टायर फर्स्ट 28/8/2016 4 यानी कि टायर 4:15 पे पूछा गया है और SSC CGL टायर फर्स्ट 28/8/2016 4:15 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो यह किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि विरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है। यह सभी मंदिर जो है वह कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है। कौन कौन सा मंदिर? विरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर जो है वह कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि महाबलीपुरम में 5 रथ में से 4 रथ धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल रथ, सहदेव रथ, 5वें रथ का नाम क्या है? यहाँ पे रथों का नाम पूछा है तो 5वां रथ कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे 5 रथ के बारे में। देखिए ये 5 रथ का नाम आप लोग याद कर लीजिए कि कहाँ पे है। तो महाबलीपुरम में 5 रथ हैं। वह कौन कौन सा है? धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल रथ है और 5वां रथ का नाम जो है वह कौन हो जाएगा? द्रौपदी रथ। यह सब कहाँ पे है? महाबलीपुरम में स्थित है। तो वही क्वेश्चन 66 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि धर्मराज रथ कहाँ है? तो महाबलीपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन किया गया है? तो इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
नंबर 69 कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है। तो इंडिका पुस्तक में 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है, भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई। तो किस शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में किसकी नींव पाई गई, भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भरतनाट्यम किससे संबंधित है, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है, यानी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो वह है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर नहीं, बाणभट्ट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसने लिखा है, वह है कल्हड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी डैश से संबंधित है। तो अष्टाध्यायी जो है वह व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। तो मीमांसा सूत्र को लिखने वाले कौन है, जैमिनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन है। तो सी यू की के लेखक कौन है, वेनसॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन है, चरक हैं। जैसे चिकित्सा और जैसे चरक हो सकता है, याद करने के लिए ट्रिक हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि अर्थशास्त्र डैश ने लिखा है। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, वह है चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कटु सत्यता को दर्शाने वाले सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। तो वह कौन सी कथाएं हैं, वह है जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। तो वह कौन था, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 14वें दलाई लामा डैश में स्थित है। तो दलाई लामा कहाँ स्थित है, धर्मशाला में। अरे 14वें दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो वह कहाँ के थे, केरल के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों के प्राचीन इतिहास का जो है वह टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में सभी क्वेश्चन लाएंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास का सब जो क्वेश्चन लाएंगे वह SSC CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था। तो वह कौन सा नहीं था, मुवेंद वेलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का वीडियो जो होता है वह समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जो चैनल में जो सभी क्वेश्चन है वह हम PYQ क्वेश्चन ही लाते हैं। रेलवे और SSC का जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमेशा पूछता रहता है। तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो पे, कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद।